Hello everyone. The most awaited and important news is finally declared by the UPSC. It is not August, not September, it is the 4th October which has been declared as a date for your preliminary examination. And exactly 94 days later, that is on 8th Jan 2020 is the date for your mains examination. अब जो यूपीएससी ने ये जो आपका कैलेंडर चेंज किया है, इसकी वजह से स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं। तो इस वीडियो में मैं उन डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पहला टॉपिक जो मैं कवर करूंगा, क्या ये आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? आपका जीएस का नया अप्रोच या स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? क्या आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो क्या, कब तक और कैसे? उसके बाद आपकी करंट अफेयर्स को लेकर नई अप्रोच क्या होनी चाहिए? और फाइनली आप टेस्ट सीरीज को कैसे टैकल करोगे? ये सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दी डिस्कशन। नाउ पहला जो टॉपिक है, इज इट ए गुड न्यूज और बैड न्यूज? तो मैं इसे गुड न्यूज या बैड न्यूज में क्लब नहीं करूंगा, बट यस, कुछ लोगों के लिए यह अपॉर्चुनिटी है, खास करके जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया था या अभी जिनका प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं था, तो उन्हें 4 महीने का अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर ये 4 महीने में आप डायरेक्टेड एफर्ट देते हो तो डेफिनेटली आपके यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट इसका एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि जो आपका प्रिलिमिनरी है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, सिंस थोड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल गया है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कट ऑफ 3 से 4 नंबर से बढ़ जाए। देयरफॉर इट्स अपॉर्चुनिटी और चैलेंज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये आने वाले 4 महीने को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ना जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि हमारा जीएस को लेके नया अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अलग अलग अप्रोच के बारे में बात करूंगा, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक आइडियल अप्रोच या स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सके। ना जो पहला अप्रोच हो सकता है कि आप अपने जो प्रिलिमिनरी का अप्रोच है आप उसको कंटिन्यू रखें जैसा अभी तक आप करते आ रहे हो। इसमें 2 प्रॉब्लम आ सकती है। प्री और मेंस के बीच में आपको 94 डेज का टाइम दिया गया है, तो हो सकता है एज कंपेयर टू अदर्स हु विल प्रिपेयर फॉर मेंस आप उतने कंफर्टेबल और कॉम्पिटिटिव ना हो। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है आप काफी टाइम से प्रिलिमिनरी की तैयारी कर रहे हो, जिसकी वजह से एक मोनोटोनी क्रिएट हो सकती है और आपकी एफिशिएंसी गिर सकती है। देयरफॉर मैं इस स्ट्रैटेजी को रिकमेंड नहीं करूंगा। नाउ सेकेंड अप्रोच ये हो सकता है कि आप सिर्फ मेंस की तैयारी करो। इसका एडवांटेज ये होगा कि 94 डेज आपको जो मेंस के लिए एलोकेट किए गए हैं, तो फॉर मेंस एग्जामिनेशन आप एक अच्छे पोजीशन में होंगे, आप दूसरों से एक एज ले चुके होंगे। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि आप जो दिसंबर से प्री की तैयारी कर रहे हो सकता है उसका एक रिदम ब्रेक हो जाए। आप काफी टाइम से प्री मोड में हो तो वो प्री मोड जो हो आपसे वो निकल जाए। दूसरा ये हो सकता है कि जो आपने अभी तक एक हार्डवर्क किया है, सिंस आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, आप सिर्फ मेंस की तैयारी करोगे, तो हो सकता है कि आप मेंस के लिए तो अच्छे प्रिपेयर हो, बट आपका जो अर्लियर हार्डवर्क है वो कहीं ना कहीं उतना फ्रूटफुल ना हो। देयरफॉर इस स्ट्रैटेजी को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। देयरफॉर मैं रिकमेंड करूंगा आप प्रिलिमिनरी प्लस मेंस की तैयारी एक साथ करो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद अपने वापस प्रिलिमिनरी के स्ट्रैटेजी पे और रिवर्ट बैक हो जाओ। नाउ हमें जीएस का अप्रोच क्लियर हो गया कि प्री और मेन साथ में करना है, बट एक सवाल आता है कि मेंस में एग्जैक्टली हमें क्या करना है। क्या हमें जीएस की तैयारी करनी चाहिए, क्या हमें एथिक्स या एसे की तैयारी करनी चाहिए, या हमें ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए? तो अगेन हम लोग इसको एनालाइज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली एक आइडियल डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर मैं जीएस की बात करूं, एंड गिवन दैट कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने या 2 महीने अवेलेबल है फॉर मेंस प्रिपरेशन, तो मैं जीएस को रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका रीजन है कि जीएस काफी डायनामिक है और करंट अफेयर से लिंक है, तो आपका एफर्ट उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। ना अगर मैं एथिक्स और एसे की बात करूं, डेफिनेटली एथिक्स एंड एसे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बट ऑल ऑफ यू नो ये जीएस का पार्ट नहीं है। मोर ओवर आप इसको बाद में भी कवर कर सकते हो। देयरफॉर राइट नाउ इट इज नॉट रिकमेंडेड। अब सवाल ये आता है कि अब जीएस नहीं करना है, एथिक्स और ऐसे नहीं करना है, तो सर करना क्या है मेंस के लिए? तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर हम लोग ऑप्शनल की बात करें, आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है वो स्टैटिक है। मोर ओवर आपका ऑप्शनल प्री से भी जुड़ा रहता है और ये मेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले करेगा आपकी सक्सेस के लिए। सो गिवन दैट यू हैव 45 to 60 डेज, तो आपको रिकमेंडेड है कि यू शुड प्रिपेयर योर ऑप्शनल। तो इससे ये होगा कि आप प्री के लिए भी वेल प्रिपेयर हो, प्लस आप मेंस के लिए भी वेल प्रिपेयर हो। ना इससे ये होगा कि ऑप्शनल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मोर ओवर जो आप इतने टाइम से प्रिलिमिनरी के हार्डवर्क कर रहे हो, वो हार्डवर्क भी काफ़ी फ्रूटफुल होगा। आप अपने रिदम में होगे और उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो सवाल ये आता है कि सर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही रिकमेंड किया है, आप अगर प्रिलिमिनरी की तैयारी करोगे या सिर्फ मेंस की तैयारी करोगे तो हो सकता है आपका एफर्ट्स उतना फ्रूटफुल ना हो। देयरफॉर मैं आपको एक नई स्ट्रैटेजी एडवाइस करूंगा। मैं एडवाइस करूंगा आप अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट में आप ऑप्शनल रखें, सेकेंड पार्ट में आप जो आपकी प्रिलिमिनरी स्ट्रेटेजी चल रही है आप उसे कंटिन्यू रखें। नाउ इस स्ट्रेटेजी का फायदा आपको ये होगा कि आपका ऑप्शनल कवर हो जाएगा और डेफिनेटली आपको मेंस में एक एज दूसरों से मिल जाएगा। मोर ओवर प्रिलिमिनरी में जो आप इतने टाइम से अपना रिदम आपने मेंटेन किया है, प्लस जो आपका हार्डवर्क है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा एंड आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब देयरफॉर आपका अप्रोच होना चाहिए प्रिलिमिनरी प्लस मेंस। मेंस में आपको ऑप्शनल करना है और आपको मेंस और प्रिलिमिनरी अलग अलग नहीं करना है। आपको अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट में आप मेंस करो, दैट इज ऑप्शनल, और दूसरे पार्ट में आपकी जो प्रिलिमिनरी की स्ट्रेटेजी है आप उसे कंटिन्यू रखो। नाउ यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर आपने जो नई स्ट्रेटेजी बताई है उसके साथ कब तक कंटिन्यू करना है और हम वापस फुल फ्लेश प्रिलिमिनरी मोड पे कब जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 अलग अप्रोच बताऊंगा डिपेंडिंग लास्ट 5 टेस्ट सीरीज में आपके एवरेज मार्क्स कितने आते हैं। सपोज आपका मार्क्स 100 के नीचे है तो आप प्रिलिमिनरी कम मेंस का जो अप्रोच है 45 डेज तक कंटिन्यू रखें, उसके बाद कंप्लीटली स्विच ओवर टू दी प्रिलिमिनरी मोड। लेकिन जिनका मार्क्स 100 के ऊपर आ रहा है इसका मतलब है कि आपने मोस्ट ऑफ द रिवीजन कर लिया है, तो आप थोड़ा और आगे बढ़ सकते हो। तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस अप्रोच टिल 60 डेज, तो भी 2 महीने बचते हैं। ऑब्वियसली आप आसानी से प्री क्रैक कर लोगे। देयरफॉर जिनका मार्क्स 100 के नीचे है they can continue with this approach for 45 days and then revert back to the preliminary mode. और जिनका मार्क्स 100 के ऊपर आता है they can continue with this approach for 60 days and then they can revert back to the preliminary mode. ना इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि सिंस हमें 4 महीने का टाइम पीरियड और मिल गया है तो क्या हमें कोर बुक के अलावा कुछ और नए बुक्स ऐड करने चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। तो लास्ट स्ट्रेटेजी के वीडियो में हमने आपको रिकमेंड किया था कि आपका जो कोर सब्जेक्ट अगर पेंडिंग है तो आप उसे कवर कर ले। आई होप आपने कवर किया हो। अगर आपने नहीं किया है तो आप उसको ही कवर करें। कोर बुक के अलावा नया बुक ऐड करना ना तो सेंसिबल होगा, ना तो लॉजिकल होगा, ना ही रिक्वायर है, क्योंकि यूपीएससी हार्डली ऐसे बुक से कोई सवाल पूछेगा। मोरोवर ये हो सकता है कि आप दोनों बुक के बीच में जस्टिस ना कर पाए, ना तो आप उसको कर पाए ना तो आप इसको रिवाइज कर पाए। तो बेटर ये होगा जो आपका कोर बुक है आप उसी को बार बार रिवाइज करें, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी से आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। देयरफॉर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई नया बुक ना ऐड करें। सिर्फ आपने जो अपने कोर बुक को फॉलो किया है लाइक राजीव अहीर, लाइक लक्ष्मीकांत, आप उसे ही फॉलो करते रहें, उसी को बार बार रिवाइज करें। एक सवाल ये भी आता है कि सर करंट अफेयर्स को लेके हमारी नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम 31 मई को था, अब वो पोस्टपोन्ड हो चुका है 4 अक्टूबर को। बट यूपीएससी ने 31 मई के लिए पहले से ही पेपर बना के रखा होगा। एंड लेट्स इमेजिन कि आपका एग्जाम अगर अगस्त में होता तो क्या यूपीएससी नया पेपर बनाता? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि 2 महीने के लिए वो नया पेपर बनाएंगे, आई डोंट थिंक सो। लेकिन सिंस अभी आपका एग्जाम 4 अक्टूबर को है तो यहाँ पे यूपीएससी को 4 महीने मिल जाते हैं। तो क्या यूपीएससी पुराने पेपर ही देगा जो 31 मई के लिए बनाए गए थे? द आंसर इज नो। यूपीएससी विल गो फॉर द फ्रेश पेपर। अगर यूपीएससी नए पेपर पे जाएगा तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड बढ़ चुका है, तो इसका मतलब है यूपीएससी अपना जो करंट अफेयर्स का होराइजन है उसको भी बढ़ाएगा। मतलब आपका जो नया टाइमलाइन होगा वो होगा जून टू अगस्त। तो डेफिनेटली यूपीएससी अगस्त के एंड तक कवर करने की
कोशिश करेगा। नो बट एट द सेम टाइम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अप्रैल टू अगस्त आप सिर्फ कॉन्क्रीट जो न्यूज़ है उसको फॉलो करें, सारे न्यूज़ को फॉलो ना करें, क्योंकि सारा करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है ना। अभी आप पूछोगे सर इम्पोर्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करें, तो मैं उसका कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा जिसके थ्रू आप गेसिंग कर सकते हो ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा है यूएसए में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, ब्लैक लाइव मैटर्स, काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज है। बट अगर मैं यूपीएससी के सिलेबस को एनालाइज करूँ तो हमारे सिलेबस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली ब्रिटेन ने अभी एक D10 करके एक ग्रुप प्रपोज किया था, बेसिकली डेमोक्रेसी 10 टू काउंटर दी चाइना। अगेन ये एक हाइपोथेटिकल है, अभी ऐसा कोई ग्रुप बना नहीं है, तो आप ऐसे न्यूज पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। सिमिलरली कोविड वैक्सीनेशन को लेके लॉकडाउन खुला बंद हुआ, ट्रेन चली ट्रेन नहीं चली, सो ये सारे न्यूज आपको मिलते रहेंगे। बट अगेन हम अगर सिलेबस को एनालाइज करें तो ये हमारे सिलेबस में ज्यादा फिट नहीं बैठते, तो ऑब्वियसली ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिर सवाल ये आता है कि सर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए मैं 2 एग्जांपल दूंगा जिसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कौन से न्यूज आपको कवर करने हैं, कौन से न्यूज आपको कवर नहीं करने हैं। ना ऑल ऑफ यू नो रिसेंटली वन ऑफ द एलिफेंट डाइड बिकॉज ऑल ऑफ यू नो पाइनएप्पल में क्रैकर मिला के, एंड आपने डेफिनेटली इस न्यूज को देखा होगा। अगर मैं इस न्यूज को एनालाइज करूं तो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला, रिसेंटली ऑल ऑफ यू नो एलिफेंट सर्वे हुआ था, तो किस स्टेट में एलिफेंट की पॉपुलेशन ज्यादा है या उनकी क्रोनोलॉजी, मैंने ऑलरेडी इसका एक्रोनिम दिया था तो आप उसको प्रिपेयर करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ये जो इवेंट हुआ साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास में हुआ, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन से रिवर पे है, और यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट एनिमल पाया जाता है, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। सेकेंड न्यूज का जो मैं एग्जांपल दूंगा वो है इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में ना। अगर मैं इस न्यूज के बैकग्राउंड में जाऊं तो इस न्यूज का बैकग्राउंड चालू होता है आर्टिकल 370 को हटाने से ना। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया था जहां पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा था, तो जब भी मैं जम्मू एंड कश्मीर का नाम लेता हूं तो ये सिर्फ भारत का जम्मू एंड कश्मीर नहीं बल्कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है प्लस अक्साई चीन। नाउ ऑल ऑफ यू नो कि अक्साई चीन इज करंटली ऑक्यूपाइड बाय दी चाइना, तो ये जो करंट स्टैंड ऑफ है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो अगर मैं इस न्यूज को एनालाइज करूँ तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 370 पहले से ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सेकेंडली, IR में इंडिया एंड चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना like McMahon line or the Johnson line becomes very very important. थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है डेफिनेटली आने के चांसेस ज्यादा है, द जोग्राफिकल मैप ऑफ द JNK, जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग रीजन की वजह से पूरे साल न्यूज में रहा है, तो ऑब्वियसली हो सकता है मैप पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी मे बी इंटरेस्टेड इन दी जोग्राफिकल मैप ऑफ दी JNK। देयरफॉर मैं आपको एडवाइस करूंगा जून 2019 टू अगस्त 2020 ये जो टाइम होराइजन है यहाँ तक आप करंट अफेयर्स कवर करो, और अप्रैल 2020 से लेके अगस्त 2020 तक जो इम्पोर्टेंट कॉन्क्रीट न्यूज है आप उसको कवर करो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। नॉट ऑल करंट अफेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ना इसके बाद एक सवाल ये आता है कि सर हमारा नया टेस्ट सीरीज को लेके स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ना टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट फॉर 1 मंथ जो आपके ओल्ड टेस्ट सीरीज है आप उसको रिवाइज करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे मैं आपको आर्ग्यूमेंट दूंगा। पहला रीजन ये है कि लास्ट के 5-6 महीने से आप काफी सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो और आपके पास बहुत सारी टेस्ट सीरीज हो चुकी है, सो ये बेटर टाइम होगा कि आप उसको रिवाइज करें। सेकेंडली, आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास प्रिलिमिनरी के लिए उतना टाइम नहीं होगा कि आप टेस्ट सीरीज को डिवोट कर सको, तो जैसे ही आपका मेंस हो जाएगा तो उसके बाद आप नए टेस्ट सीरीज पे रिवर्ट बैक कर सकते हो। देयरफॉर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो आपके पुराने टेस्ट सीरीज है, आपके पास बहुत सारे टेस्ट सीरीज हो चुके होंगे, आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा, यूपीएससी एग्जाम पहले से ही काफी डायनेमिक रहा है, बहुत बार हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। अब यूपीएससी ने अपना कैलेंडर चेंज किया है तो डेफिनेटली आपकी जो ओल्ड स्ट्रेटेजी होगी उसको आपको थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। आप अपने मेंटर की एडवाइस ले और एक डायरेक्टेड
एफर्ट्स लगाए ना। डायरेक्टेड एफर्ट से ये होगा कि आपकी जो स्टडी होगी वो काफी डायरेक्टेड रहेगी, अननेसेसरी चीजों को आप करने नहीं जाओगे। सो आपके जो सक्सेस के चांसेस है डेफिनेटली बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा होगा। देयरफॉर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने मेंटर के साथ कांटेक्ट बनाए रहें और जो भी स्ट्रेटेजी है वो उनसे डिस्कस करके आगे बढ़ाएं। और जाते जाते मैं आपके लिए 2 लाइन कह के जाऊंगा। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। तुम तो वो हो तुम तो वो हो जिसके आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। थैंक यू वेरी मच।